तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट्स एंड फील्ड्स। तो जो ड्रॉपर वाला मॉड्यूल है हम उससे कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो 11th-12th के मॉड्यूल हैं वो भी सेम ही है। अगर देखेंगे उसमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू यानी कि सेक्शन ए या बी में से मिलेगा, सेट ए का बी मिलेगा शायद। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सेम मिलेंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। तो अभी चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, ए सिस्टम कंटेनिंग 6 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम प्लस के 2 माइक्रोकूलम माइनस के 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम एंड माइनस के 5 माइक्रोकूलम एंड 6 कूलम। द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज। तो टोटल चार्ज पूछ रखा है, टोटल क्या है यानी कि नेट चार्ज कितना होगा इन सभी का जो ऐड होगा वही ना। क्यू नेट कितना है, क्यू नेट यानी क्यू टोटल चार्ज टोटल। और अभी सभी को देख लेते हैं एक बार के लिए। चार्ज कितने कितने दे रखे हैं, प्लस के 1 माइक्रोकूलम प्लस के 2 माइक्रोकूलम माइनस के 3 माइक्रोकूलम और प्लस के 4 माइक्रोकूलम माइनस के 5 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम ये दे रखे हैं। अभी सभी को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले माइनस के ना उनको लिख लेते हैं। माइनस का कौन कौन सा, 1 2, ये 2 ही है माइनस के, तो इनको आगे लिख लेते हैं। माइनस के 3 माइक्रोकूलम माइनस के 5 माइक्रोकूलम और अभी प्लस वाला को ले लेते हैं। प्लस का ये है प्लस के 1 माइक्रोकूलम प्लस के 2 माइक्रोकूलम और क्या करेंगे यहाँ पे इनको ऐड करना हमें, लेकिन ये माइनस है ना, चार्ज माइनस है तो बस ये फ़र्क है। और अभी क्या कर लेंगे, इसको भी लिख लेंगे प्लस के 4 माइक्रोकूलम और इसको भी लिख लेंगे प्लस के 6 माइक्रोकूलम। यही है, इन दोनों का ऐड करेंगे। कोई सेम तो दिख नहीं रहा, अगर सेम होता तो ऐसा का ऐसा काट देते, या फिर एक काम करें, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। ये ऐसा का ऐसा इससे काट देंगे, यहाँ पे प्लस का था यहाँ पे माइनस का था। अभी तक इतना समझ ही गए होगी कि कैसे काट देते हैं। माइनस के 3 माइक्रोकूलम बच गया और प्लस के 2 माइक्रोकूलम प्लस के 6 माइक्रोकूलम ये रह गया अभी। और 6 में 3 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, इसमें से ये काट दिया ना हमने, तो यहाँ पे कितना रह गया 3 माइक्रोकूलम। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 माइक्रोकूलम बच जाएगा लास्ट में। और अगर मान लो देखो, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे तो सीधा सा ही दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, हो सकता है कि कई बार सिर्फ कूलम में अगर दे रखे हैं सारे ऑप्शन, तो इसको क्या कर देंगे माइक्रोकूलम में कन्वर्ट कर देंगे। 5 × 10⁻⁻6 कूलम ये हो जाएगा, माइक्रोकूलम ये हो जाएगा। सीधा सा कुछ है ही नहीं। चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट ही ऑप्शन है, फर्स्ट का फर्स्ट ये आ गया। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसका हमें एक फॉर्मूला पता है, Q is equal to N, where N is the number of electrons और E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन कूलम में। और ये क्या है, गिवन चार्ज या फिर कह लो टोटल चार्ज। इसमें डिवाइड में नहीं है, सिर्फ टोटल, इसका ही दूसरा नाम लिख सकते हैं हम क्या को, टोटल चार्ज। और यहाँ पे दे रखा है टोटल चार्ज कितने दे रखे हैं हमें, 2 कूलम। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ई की वैल्यू हमें पता है कि ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁻ कितना, माइनस का होता तो है माइनस के 19 कूलम इतना होता है। और इसी को अगर आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको नीचे भेज देंगे। 2 बाय 1.6 × 10⁻⁻19, इसको थोड़ा सा मैं साफ से लिख लेता हूँ। 2 कूलम इज इक्वल टू N E की वैल्यू ये थी, यानी कि 2 कूलम
इक्वल टू n, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इसको हमने इसके डिवाइड में भेज दिया, n की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी ना। और हमें एक बात का पता है, 2 में 1.6 है ना, यहाँ पे माइनस की पावर, यहाँ पे 10 की पावर माइनस के 19 है, तो इसको ऊपर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में 10 की पावर प्लस के 19 हो जाएगा ना। और इसको 1.6 को क्या लिख सकते हैं, इसका पॉइंट हटा दें तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, वही बात हो गई। तो ये कितना आ गया, 2 में 16 इंटू में 10 की पावर 20 है ना। और आगे देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/16 को 2 इंटू 1/4 इंटू में 1/4 ये लिख सकते हैं, इंटू में 10 की पावर 20। ये सिंप्लीफाई वे में कर दिया मैंने। अब एक और काम कर सकते हैं हम वैसे तो, या तो इससे ऐसे काट दो, या फिर 1/4 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 2 इंटू में 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। डिवाइड भी करोगे तब भी पता चल जाएगी। और ऐसे ही इसकी अगर करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, इसको पता है सॉल्व कई तरीके से कर सकते हैं हम, लेकिन मैं अभी जौन से तरीके से करवा रहा हूँ ना पहले उससे कर देते हैं, बाकी जितने भी तरीके हैं उससे करवाता हूँ। मतलब कैलकुलेशन ईजी कैसे कर सकते हैं, 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20, इतना पता चल गया। इसके पॉइंट हटा दें, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 में 100। अब एक और बात बताओ, अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25 कितना हो जाते हैं, 25 इंटू 25 दैट इज़ 625, यानी कितना हो गया 2 इंटू में इसको ही आगे लिख रहा हूँ मैं, 625 इंटू में बाई में 100 नहीं था यहाँ पे, एक बार तो ये और एक बार ये हो गया, इंटू में 10 की पावर 20। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1250 ऐसा कुछ हो जाएगा ना। इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो बाय में ये था, 1 0 से 1 0 गई, और इसको ही आगे सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 20 आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे, और इसको हटाएंगे तो यानी 0.125 इंटू में 10 की पावर 20 आ गई। लेकिन हमें एक बात पता है कि अगर साइंटिफिक, जब 11th हमने पढ़ी थी ना, 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर, तो एक बात पढ़ी थी हमने, एक पॉइंट के बाद ही लिखना होता है, साइंटिफिक वे होता है ये लिखने का। यानी कितना होगा, 1.25 इंटू में 10 की पावर 19, ये कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ, जिससे अच्छा लगे आपको उससे कर सकते हो। सेकंड का हो गया, सेकंड का हो गया सेकंड। अब दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ आपको, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो यहीं से देख लेते हैं एक बार, 2 में 16 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 में 16 इंटू में 10 की पावर 20 था। इसको हम एक तो यहाँ से काट सकते हैं सीधा, 1/8 आ गया, 10 की पावर 20, सॉरी यहाँ पे 10 ही है, मतलब 10 की पावर 20 है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में 4 इंटू 2 है ना। और 20 को अगर हम ऐसे लिख दें, 100 इंटू में 10 की पावर 18, ऐसे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। इससे काट देंगे, यहाँ पे कितना है 25। और हमें एक और बात पता है, चलो एक और काम कर सकते हैं, एक और यहाँ से 0 हटा लेते हैं, तो यहाँ पे 10 इंटू में 10 की पावर 17 लिख दें, तो उसे यहाँ से काट दिया, यहाँ पे कितना है यहाँ 5, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इंटू में 10 की पावर 17 आ गया। अब ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऐसे तो लिखते नहीं है भाई, ऊपर इसको क्या 2 से 2 0 ऊपर ऐड करते हैं, मतलब 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ से देखें तो कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा ओवरऑल, लेकिन सिंप्लीफाई या फिर कह लो साइंटिफिक वे में लिखने के लिए हम ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ गया, 125 में 100 इंटू में 10 की पावर ये ऐड हो जाएगी 19, और इसको अगर आगे लिखेंगे तो ये वही हो जाएगा 125 इंटू में 10 की पावर 19। अब देख लो कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है।
ये भी इजी था मेरे लिए, तो बाकी ये भी इजी था, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। ये बाकी ज़्यादा इजी लग रहा है अभी फ़िलहाल अगर देखी जाए तो, कोई बात नहीं है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिकॉर्ड तो हो रही है ना, हाँ। थर्ड क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ ई नोट इज, तो यूनिट बतानी है ई नोट की। एक फार्मूला बताओ, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला होता है के Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर, है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय में 4 पाई ई नोट, है ना, या फिर कह लो फोर्स इज इक्वल टू 1 बाय में 4 पाई ई नोट Q1 Q2। इसको क्या लिख सकते हैं कूलाम, यानी कि इनकी यूनिट तो होती है ना कूलाम, कूलाम लिख देंगे सीधा इसको। और नीचे रेडियस यानी कि लेंथ होती है, लेंथ की ऐसे यूनिट क्या होती है मीटर, इसको मीटर स्क्वायर कर लेते हैं सिंपली। और इसको अगर ऊपर भेज दे और फोर्स को नीचे भेज दे तो क्या बन जाएगा, ई नोट इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर बाय में 4 पाई एफ। फोर्स की यूनिट होती क्या है, फोर्स की यूनिट हमें 11th में पढ़ी थी न्यूटन, यानी कि न्यूटन, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर था ही, और ये तो है ही कांस्टेंट का कुछ मतलब नहीं यूनिट्स में। ई नोट की वैल्यू क्या आ गई, ई नोट यानी कि क्या हो गया कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आ गई इसकी। सिंपली फॉर्मूले से सब कुछ हो जाता है। अभी देख लेते हैं थर्ड का, सेकंड ऑप्शन आ रहा है ना, कूलाम स्क्वायर और बाय में न्यूटन मीटर स्क्वायर, थर्ड का ऑप्शन हो गया, थर्ड का हो गया है सेकंड। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या दे रखा है, एक मिनट, फोर्थ में है टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस अपार्ट, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें ही पढ़ा था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, वहाँ पे भी आंसर तो सेम ही था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इजकल टू के Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर। और यहाँ से देखें कि एक Q यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R दे रखा है। अब ये बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला ये है, तो दोनों अगर देखें जैसे कि क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कैसे कर बताऊँ। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए कि फोर्स किसकी वजह से लगता है, फील्ड की वजह से। फील्ड यानी कि Q1 Q1 अगर जो भी चार्ज है Q बाय में R का स्क्वायर, इसकी वजह से फील्ड क्या आएगा के Q1 बाय में R का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे, और किस पे आएगा, अगर यहाँ पे निकालना है तो फोर्स लग जाएगी, अगर कोई भी इस फील्ड के एरिया में आ रहा है तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग जाएगी, इसकी वजह से मल्टीप्लाई कर दो बस। F इजिकल टू क्यू ई होता है, ये हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में क्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा Q2, यानी कि के Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो देखें, ऐसे ही ये इस चार्ज की फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे Q2 से रिप्लेस कर देंगे और ये वाली फील्ड लगाएंगे तो यहाँ पे यही आ जाएगा, यानी कि फोर्स 1 रेशियो फोर्स 2 अगर करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर रेशियो के Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। सेम तो है ना, R से R कट रहा है क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, K की वैल्यू हमें पता है, दोनों में सेम ही रहेगी। Q1 से Q1 काट दिया और Q2 से Q1 रेशो 1। जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा, कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, तो 1:1 आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं, 4 का क्या हो गया, 4 का फोर्थ, देख लेंगे 4 का फोर्थ, हाँ 4th का फोर्थ ये आ गया। अब चलते हैं 5th पे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बिकम डबल देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो एक चीज़ बताओ, ये तो हो गया चार्ज कंप्लीट। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या है फोर्स का, के F इजिकल टू के Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो अगर सारी चीज़ कांस्टेंट है
द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बिकम, यानी कि डिस्टेंस बस चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ तो कांस्टेंट है। तो इसको हटा दो, अगर देखें इसको हटा दे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय में आर का स्क्वायर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के स्क्वायर के। अगर रेडियस पहले आर था, उसके बाद क्या हो गया, मतलब कैसे समझाओ यार, क्या क्या करूँ, पहले आर था और उसके बाद 2r हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर f1 बाय में f2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो एक मिनट इसको हटाओ, प्रोपोर्शनल वाले को हटाओ, कुछ मतलब ही नहीं बनता। f1 का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बाय में r का स्क्वायर, k q1 q2 बाय में r डैश का स्क्वायर, यानी कि न्यू वाले r का स्क्वायर है ना। और ऐसे ही देखो अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे फोर्स को डिवाइड किया हमने, यहाँ पे फोर्स एफ डैश है तो एफ डैश है तो और यहाँ पे अगर आर डैश है वो डबल है आर का, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आर का स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर सॉरी। यहाँ पे अगर पुट करेंगे f1 f2 इज इक्वल टू के q1 q2 बाय में आर का स्क्वायर डिवाइड में के q1 q2 बाय में, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया हमने तो क्या बन गया 4 आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखो डिवाइड कर, इससे ये कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कट गया और डिनोमिनेटर में बस ये आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, f1 बाय में f2 इज इक्वल टू 1 बाय में 1:4 1 बाय 4, इसको ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बाय में 1, जो यहाँ पे नीचे था वह ऊपर जाके ये हो जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई में, यानी कि ये क्या आ गया f1 बाय में f2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 बाय में 1। अब इसको उस साइड भेज देंगे, इसको इस साइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली क्योंकि ये भी नीचे आ जाएगा, इसको इस साइड भेज दें और इसको इस साइड, यानी कि f1 की वैल्यू कितनी आ गई, f1 के बाय में 4, यानी कि जो पहले फोर्स थी उसका बस 1/4 पार्ट बन गई f2। यहाँ पे अगर देखें तो 1/4 टाइम्स बन रहा है, फिफ्थ का आंसर 3 चेक कर लेते हैं, फिफ्थ का 3 ये आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट बताना है। तो पहले एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ, एक मिनट, डायग्राम के लिए ले लिया दूसरा पेज और ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया, ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना चार्ज दे रखा है उन्होंने क्यू, और यहाँ पे प्लस का क्यू, यहाँ पे प्लस का क्या हुआ और यहाँ पे माइनस के 2 क्यू है, और ये लेंथ दे रखी है इन्होंने एल एल एल, और टोटल डाइपोल मोमेंट बताना है। तो एक चीज़ बताओ, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ट्रायंगल ऐसा का ऐसा, लेकिन यहाँ पे माइनस का क्यू, इस साइड भी माइनस का क्यू है ना, यहाँ पे प्लस का क्यू था ही, यहाँ पे प्लस का क्यू ऐसा का ऐसा। यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस के 2 क्यू को इस साइड लिख दिया और माइनस के 2 मतलब अलग अलग कर दिया। तो डाइपोल होता क्या है, माइनस के क्यू और क्यू के बीच का है ना। यहाँ से अगर हाफ कर दें तो यहाँ पे डिस्टेंस होता है d, यहाँ पे डिस्टेंस होता है d, और टोटल को मान लेते हैं हम l, ओके। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d, या फिर कह लो क्यू इंटू में l है ना। और इसको अगर यहाँ पे लिख के देखें तो इस साइड कितना बन रहा है और इस साइड कितना बन जाएगा, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन रहा है क्यू, और डिस्टेंस कितना था टोटल l, इसका भी l, तो ये कितना बन रहा है l, तो यहाँ पे कितना बन रहा है ये P इज इक्वल टू क्यू एल, और इस साइड भी P इज इक्वल टू क्यू एल, ये बन गया। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर सारी साइड बराबर है तो
तो ये इनके बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हो जाएगा ना। ये सारे सारे मतलब एंगल है जो वो 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये 60 का हो गया, और इस साइड कितना हो गया P=QL, इस साइड भी कितना हो गया P=QL। और जब हमने वेक्टर पढ़ा था हमने एक बात पता की थी, अगर कोई भी अगर ये 60 डिग्री बना रहा है एंगल वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा नेट आ जाएगा √3QL, मतलब जो भी है ये। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कुछ भी था यहाँ पे x और यहाँ पे भी x था और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री था, तो नेट कितना हो जाता था √3x, है ना। और यहाँ पे भी क्योंकि QL था यहाँ पे, तो हमने ये बना दिया। आंसर चेक कर लेते हैं नेट का। 6 का क्या हो गया फर्स्ट, 6 का फर्स्ट हो गया। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट बताना था हमने, तो इसलिए हमने ऐसे लिखने का सोचा, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -2 ही बन जाएगा, कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो बना लिया। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन का क्या है, एन इनफिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 18 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। द लीनियर चार्ज डेंसिटी पता करनी हमें। तो एक इनफिनाइट अगर कोई लेंथ है, वायर है, तो उसकी वजह से कुछ x डिस्टेंस जो होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, चार्ज की डेंसिटी बाय में 2πE0r या फिर कह लो x, सॉरी, ये होती है। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला, नहीं पढ़ा तो अब याद कर लो, कोई बात नहीं है। तो E = लैम्डा या फिर कह लो चार्ज डेंसिटी 2πE0/max, और x की वैल्यू हमें पता है 1 दे रखी इन्होंने, ये निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि 1 है, तो E लैम्डा 2πE0 बच गया। अब k क्या होता है, k होता है 1/4πE0, और इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होती है ना। अब इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना हो तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 2 लैम्डा 4πE0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 कर लो, कुछ भी नहीं, ठीक है। या फिर कह लो, देखो इसको ऐसे लिख लो 2 लैम्डा, अरे यार 2 लैम्डा इंटू में 1/4πE0, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे भी लिख लेंगे। ये होता है k, तो क्या हो गया E = 2 लैम्डा 9 × 10⁻, है ना। और E की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 18 × 10⁻, कितनी है 10⁻10, और इससे काट देंगे 9 × 2 = 18, और इससे काट देंगे तो 10 बच जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 10⁻1, और 2 से 2 काट देंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 10, है ना। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं 7th का क्या बन रहा है। 7th का आंसर आ रहा है, कहाँ पे गया 7th का फर्स्ट, ये आ गया, दिखाई दे रहा होगा ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो 8th पे आ गए ना। अब इसने क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P इज इनक्लोज्ड इन ए होलो स्फीयर द ऑफ रेडियस r जो है बड़ा है लेंथ L से, यानी कि L क्या होगा, उनके बीच का डिस्टेंस होगा डाइपोल के, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, के दे भी दिया। द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज, तो फ्लक्स बताओ, फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स हमें बताया, कोई भी अगर क्लोज सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस, तो फ्लक्स होता क्या है Q/E0। Q यहाँ पे कितना लेना होता है, इनसाइड, है ना। और हमें पता है कि जैसे यहाँ पे होलो स्फीयर है, तो यहाँ पे होगा माइनस का Q, यहाँ पे होगा प्लस का Q, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस है L,
और टोटल यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है आर। लेकिन एक बात बताओ, इसने पूछ रहा है क्या वो इनसाइड, और क्या वो इनसाइड यहाँ पे कितना, एक तो माइनस का क्या हुआ है और एक प्लस का क्या हुआ है, दोनों नेट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखें 0/E0 हो जाएगा सीधा सा। फ्लक्स क्या हो गया 0 0। ये था, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। 8th का क्या हो गया फर्स्ट, 8th का ये आ गया फर्स्ट। अब चलते हैं 9th पे। 9th क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे पूछ रखा है तो शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या कितना होता है 2kp/r⁴, क्योंकि शॉर्ट दे रखा है तो शॉर्ट में तो इतना ही होता है, ये आ गया। और यहाँ से देखें क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर ये सारी चीज़ कांस्टेंट है तो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना ये, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, या फिर कह लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴। आंसर देख लेते हैं 9th का कितना आ गया सेकंड। 9th का सेकंड आ गया, तो देख लेते हैं सेकंड। 9th का ये आ गया सेकंड। अब 10th पे चलते हैं। 10th में क्या दे रखा है, द एंगल बिटवीन द क्या दे रखा है, सॉरी, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट एक्सियल एक्सिस। तो पूछ क्या रखा है, जैसे कि ये है एक डाइपोल बना लेते हैं पहले एक बार। माइनस का क्यों और यहाँ पे होगा प्लस का क्यों, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं L एक बार के लिए। और यहाँ पे अगर इसका डाइपोल मोमेंट देखें तो डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस का होता है ना, माइनस का प्लस। और यहाँ पे देखें माइनस का क्यों है, तो एक चीज़ बताओ, ये कोई फील्ड इमिट करता है, नहीं करता, ये तो फील्ड इसके अंदर जाती है ना, बिल्कुल सही बात है। और इसको चार्ज को देखो, ये चार्ज इमिट करता है इससे, है ना। तो ओवरऑल इसकी वजह से टोटल क्या हो जाता है कि डाइपोल मोमेंट ये है, और यहाँ पे जो एक्सिस पे हमें पता है फॉर्मूला क्या हो जाता है इसकी वजह से, ये एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होता है 2kp/r⁴। और वहीं इक्वेटोरियल पे क्या हो जाता है माइनस के kp/r⁴, माइनस यानी कि इस साइड जा रहा है और यहाँ पे प्लस है तो इस साइड, और डाइपोल मोमेंट भी इस साइड है, तो सीधी सी बात है 0 हो गया ना, क्योंकि पैरेलल है दोनों। एक्सिस पे पूछ रहा, अगर इक्वेटोरियल पे पूछता तो 180 डिग्री हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 हो गया। 10th का क्या आ गया फर्स्ट, यहाँ पे गया 10th का आ गया फर्स्ट। अब चलते हैं 11th पे। तो 11th में क्या है, ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन spherical surface of radius 10 centimeter. If the radius is double then outward flux will be। तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या हो जाता है फ्लक्स का, एक मिनट, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था गॉसियन सरफेस के लिए, क्यू इनसाइड, सॉरी, बाय में E0। एक मिनट जो पेज लगा लेता हूँ, नीचे लिखा नहीं जा रहा है। और क्यू इनसाइड तो यार कांस्टेंट है, अभी चार्ज अगर इतना सा ही है इतने सरफेस के अंदर, चाहे इतना हो जाए तो वो तो इतना ही मतलब फ्लक्स इमिट करेगा ना, कोई मतलब ही नहीं है, सेम रहेगा, मतलब फॉर्मूले से ही पता चल जाता है ये बात। तो रिमेन सेम। 11th का क्या आ गया 4th, यहाँ पे यार 11th का ये आ गया 4th। अभी चलते हैं हम 12th में। तो 12th में क्या पूछ रखा है, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी। तो एक चीज़ बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला, एक मिनट रुक जाओ, टॉर्क इसको तो मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, एक मिनट, पेज मैंने ये ले लिया, इसको कर लिया थोड़ा सा फोल्ड, इसको कर लिया यहाँ पे पुट, और ठीक है।
अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E, सॉरी, यानी कह लो इसको PE साइन थीटा, है ना। अब इस साइन थीटा जैसा भी होगा, अगर मान लो साइन थीटा थीटा अगर 30 डिग्री है तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि PE/2। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। और पाई मतलब थीटा अगर 0 है तो PE 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। और P मतलब अगर थीटा 90 डिग्री है तो PE कितना हो गया, PP रहेगा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो सारे ऑप्शन वो हो सकते हैं, पॉसिबल है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू होगी उसी हिसाब से टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, 12th के लिए। तो 12th का क्या हो गया ऑप्शन, 4th। 12th का ऑप्शन हो गया 4th, सिंपल सा। और अब चलते हैं 13th पे। 13th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। तो फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, एक मिनट देख लो। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूसली कर्व्ड इन फ्री सरफेस विदाउट एनी ब्रेक। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूसली चलती है, बीच बीच में रुक रुक के थोड़ी ना चलती है, ठीक है। जैसे कि ऐसे तो होती नहीं है फील्ड, ऐसे रुक रुक के चल रही है, सिंपल से ऐसे चलती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, टू फील्ड्स लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ बिल्कुल भाई, इंटरसेक्ट हो गया तो मान लो ऐसे इंटरसेक्ट हो गई तो एक फील्ड लाइन इस साइड जा रही है, और अगर मान लो क्यू है कुछ तो फोर्स इस साइड भी लग रहा है और इस साइड भी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाए, जो भी इन बीच एंगल हो जाएगा तो वेक्टर की वजह से एक नेट आ जाएगा। तो होता ही नहीं ऐसा कुछ। तो सही बात है, टू फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो 13th का क्या हो गया, नहीं सॉरी, थर्ड ऑप्शन क्या है, फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट। सही बात है, क्योंकि भाई देखो ऐसा तो होता नहीं है कि फील्ड जो मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है ना वही सिर्फ फील्ड इमिट करता है, नेगेटिव तो उसको बस कैच करता है। तो लास्ट में जहाँ कहाँ पे एंड होगी, नेगेटिव पे ही ना। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। तो क्लोज लूप का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लो ऐसे प्लस क्यू, ये इसने कुछ फील्ड लिमिट की होगी, ये घूम फिर के ऐसे आ गई, ऐसा कभी नहीं होता। एक तो ये हो गया क्लोज लूप, ऐसे ऐसे होता ही नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो आपको लग रहा होगा ये इससे घूम कर ये आ गया, लेकिन माइनस तो कभी इमिट चार्ज करता ही नहीं है, यहाँ से ये जा ही रही है बस। तो क्लोज लूप तो बनेगा नहीं फिर भी। तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया ना ये तो। और कौन सा गलत है, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, फोर्थ। बाकी सारी तो प्रॉपर्टी है ही ना इसकी, अगर पढ़ो भी है थ्योरी वाला पार्ट उसमें भी आपको पता चल ही जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। 13th का क्या होगा, फोर्थ। 13 का हो गया फोर्थ, 13th का ये फोर्थ आ गया ऑप्शन। 14th पे चलते हैं। 14th में क्या दे रखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई नोट वेक्टर इज 5I प्लस के 8J कैप प्लस के 9K कैप। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो सरफेस वूज एरिया वेक्टर इज गिवन बाय ए। तो देखो इसका कहने का क्या मतलब है, ई दे रखा है 5I कैप प्लस के 8J कैप प्लस के 9K कैप, है ना। और यहाँ पे एरिया वेक्टर कितना दे रखा है 10I कैप। तो एक बात बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी ए, या फिर कह लो एरिया वेक्टर इंटू, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस नहीं, क्रॉस अगर डॉट प्रोडक्ट तो इसका क्या हो जाएगा, ई ए साइन, नहीं सॉरी कोस थीटा, है ना। मतलब एक चीज़ इमेजिन भी कर सकते हो वैसे तो, जैसे कि क्या हो गया, छोड़ो यार क्या इमेजिन करूँगा, इसमें सीधा सा फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला जैसे कि डॉट प्रोडक्ट है तो जो इस वाला ना, जैसे यहाँ पे आई कैप है तो आई कैप वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, इन सभी से नहीं। अगर इनसे मल्टीप्लाई किया तो जैसे कोस है ना, कोस जैसे यहाँ पे अगर आई क्या हो गया इस साइड और जे कैप इस साइड, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है, 0 हो जाता है, ये तो 0 हो जाएगा अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे भी करेंगे तो अगर ये आई कैप है इस साइड जे कैप हो जाएगा, मतलब 3D में देखो इस साइड जैसे पेन खड़ा है ना ऐसे, तो इसके बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा 30,
90 डिग्री, तो ये भी 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहता इन दोनों से मल्टीप्लाई करने का। तो इससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 10 दैट इज़ 50 यूनिट, है ना। और आई कैप है, क्योंकि दोनों के बीच में मतलब आई कैप एरिया वेक्टर इस साइड है तो ई भी इस साइड है, इनके बीच में एंगल कितना है 0, तो कोस 0 कितना होता है 1, तो आई और आई क्या बन जाता है 1, तो 50 यूनिट बन जाते हैं यहाँ पे। 14th का क्या आ गया ऑप्शन, थर्ड। 14th का आ गया थर्ड ऑप्शन। अब चलते हैं भाई 15th पे। 15th में क्या दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। तो अभी मैंने जैसे बताया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले में नहीं 10th क्वेश्चन में, अगर मान लो यहाँ पे कोई डाइपोल रखा है ऐसे एक्सिस पे, तो यहाँ पे कहीं होगा एक्सिस, ठीक है, इस साइड जा रहा होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था 2kp/r का स्क्वायर अगर शॉर्ट डाइपोल है। और यहाँ पे क्या हो जाता है इक्वेटोरियल पे, क्योंकि इक्वेटोरियल तो यही होगा ना, इक्वेटोरियल पे क्या हो जाता है -kp/r⁻³ माइनस है, इसका मतलब इस साइड जा रहा होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर देखें, इसको थोड़ा सा वेक्टर वो कर दें, इसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाए, तो कितना हो रहा है, इस साइड तो एक्सिस वाली फील्ड जा रही है और इसके इस साइड इक्वेटोरियल वाली, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सिंपल। तो इसके साथ भाई अपने सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए इस उसके तो सेक्शन के 15th का सेकंड ये हो गया, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, सही बात है। अब देखो आगे के क्वेश्चन मैं तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट में बताओ कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो बताओ, नहीं लगी हो तो भाई नहीं बना रहे, कोई बात नहीं है। कैसे समझाया मैंने उस हिसाब से बताओगे भाई, ठीक रहेगा। और बाकी अगर बाकी चैप्टर्स के भी चाहिए तो या तो चैप्टर का नाम लिख दो, और वरना मैं करा ही रहा हूँ। और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे, लगभग सारे चैप्टर करवा दिए मैंने, तो ठीक है।